नमस्कार। खास मुलाकात का विशेष कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और इस वक्त हम दिल्ली आए हुए हैं और दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है और उसी आंदोलन के सिलसिले में हम एक ऐसी जगह आए हैं जिस जगह को आप कह सकते हैं कि बिहार की एक धरोहर, एक पहचान है दिल्ली के उस इलाके में। हालांकि इस जगह को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी हाल के दिनों में और वो भी शख्स बिहार से ही रहने वाले थे और इस लंबी लड़ाई के बावजूद ये जीत हुई। और जिस जगह से हम ये खास कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं जयप्रकाश नारायण की भी एक सोच रही है, जगजीवन राम की भी सोच रही है। ये पंचायती राज व्यवस्था है, उसको लेकर एक इंडिपेंडेंट बॉडी, स्वतंत्र निकाय के रूप में ये पूरे देश को में ऑपरेट करती थी। और अभी फिर से ये पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, गांधी के सपनों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को लेकर ये संस्था फिर से जीवित करने की कोशिश हो रही है। और उसमें बहुत सारे बिहार के साथी अभी भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ऐसी एक साथी से हम आपको मुलाकात कराएंगे जो हमारे साथ खड़े हैं और उनका क्या पृष्ठभूमि रहा है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। वो हम पूरे बातचीत के दौरान हम ये समझने की कोशिश। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस एमएसपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और वो जो लड़ाई है वो कैसे शुरुआत हुई एमएसपी को लेकर, हम थोड़ा उसके इतिहास में जाना चाहते हैं। तो हमारे साथ किसान भी हैं, अलग अलग संगठन से जुड़े भी रहे हुए हैं। अभी मध्य प्रदेश में अपना इनका संगठन चलता है लेकिन ये भी अपने बिहार के ही हैं। तो हम चाहेंगे कि ये खुद अपना परिचय कम शब्दों में दें और फिर हम एमएसपी पर चर्चा करेंगे कि एमएसपी क्या है और इनका इस एमएसपी को लेकर क्या क्या सोच है। ज़रा पहले आप अपना परिचय हम चाहेंगे कि जी, परिचय तो बहुत विस्तारित है, लेकिन किसान से संबंधित जो मेरा परिचय है कि करीब 20 सालों से हम लोग किसानों के विषयों को लेके हम लोग लड़ते हैं। और बीपी सिंह जी ने एक संगठन बनाया था किसान मंच, उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और अभी जहाँ पे हम लोग मौजूद होकर प्रोग्राम कर रहे हैं वो अखिल भारतीय पंचायत परिषद है, जिसको बलवंतराव मेहता जयप्रकाश जी ने बनाया था, उसका मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। और वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी जो हैं इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। तो अभी जो संतोष भाई साहब ने जो एक जो सवाल जो एक पूछा है कि एमएसपी के बारे में अभी फिलहाल बात किया जाए, तो हम लोग इसका बातचीत ये कर रहे थे कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान के चिंतन के तहत किसानों को और देश में खाद्य सुरक्षा के लिए उन्होंने ये व्यवस्था, उस समय एक झा जी थे, उनके कमेटी के नेतृत्व में 1963 में ये सब व्यवस्थाएं शुरू की थी। और 1964 से एक तरह से एक प्रशासनिक आश्वासन के रूप में ये शुरू हुआ। लेकिन इसको किसानों के साथ साथ देश में खाद्य की सुरक्षा का प्रदान करना इसका मूल उद्देश्य था। और उसी के तहत एमएसपी जो है एक व्यवस्था प्रारंभ हुई। और अभी जो इसका संदर्भ है वो मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि आज से 2 साल पहले पार्लियामेंट में, संसद में हम लोगों ने एक पिटीशन लगाया था इसी विषय को लेके कि भाई ये जो है ये केवल और केवल एक प्रशासनिक आश्वासन है, कोई विधिक अधिकार नहीं है। और समय रहते यदि भारत की सरकारों ने इस व्यवस्था को लेकर अगर कोई विधिक अधिकार या मजबूत अगर चिंतन नहीं प्रदान किया तो ये जो समाधान है ना, ये खुद ही राष्ट्रीय समस्या बन के आ जाएगी। इसी के तहत जो मूल विषय है वो चिंता का विषय है कि आखिर में एमएसपी जैसी इतनी शानदार व्यवस्था इतनी बड़ी समस्या के रूप में कैसे आ गई। वो सरकार के लिए भी समस्या है, किसानों के लिए भी एक समस्या बन के आ गई है। मूल विषय ये है कि राजनीतिक दलों और राजनीतिक समाज ने धीरे धीरे अपनी वोट की राजनीति के कारण जो 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये करके जो अनाज देने का प्रक्रिया जो प्रारंभ किया, उसमें पीडीएस सिस्टम के तहत जो एमएसपी प्रिक्योरमेंट करने की जो पूरी एक चिंतन और जो व्यवस्था थी वो धीरे धीरे एक सफ़ेद हाथी के रूप में भारत सरकार पे 2-2.5 लाख करोड़ रुपया का एफसीआई के थ्रू एक लायबिलिटी बनती गई, जिसको सरकारों के बस में अब जो है वैश्विक तमाम समझौतों के तहत एक कठिन चुनौती बन के सामने आ गई। इसलिए सरकारों के पास एक बाध्यता ये बहुत कठिन रूप में आ गई कि कैसे इसको आगे चलाया जाए। इसी के लिए 2007 में भारत की संसद ने एक एक्ट बनाया जिसको कहते हैं वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी एक्ट, जिसमें किसानों को ये मजबूती से अधिकार और उनको एक ताकत देने की बात हुई कि उनकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाए और वेयर हाउसिंग बेस्ड मार्केटिंग सपोर्ट सिस्टम के द्वारा उनको मार्केट के आधार पर ही लाभकारी मूल्य देने की एक बंदोबस्त किया जाए। लेकिन वो उस एक्ट में क्या, फिर अब जो नए एक्ट लाए गए हैं जो संशोधित, दोनों में फ़र्क क्या है?
नहीं, ये जो एक्ट आए हैं इसको इस पर कोई भी इसके श्रोता दर्शक अदरवाइज नहीं लेंगे, लेकिन मैं ये टिप्पणी करना चाहता हूँ कि ये जो एक्ट लाया गया है और ये जो एक्ट लाए जा रहे हैं ये कुछ इस तरह से लाए जा रहे हैं कि जिससे लग रहा है कि भारत जो है 2014 में एक नए देश के रूप में अवतरित हुआ है। भारत में इसके पहले भी 70 सालों से 65 सालों से संसद रही है, संविधान रहा है, व्यवस्थाएँ रही हैं और वो एक कड़ी और सिलसिले के रूप में सतत एक प्रक्रिया के तहत विकसित हुई हैं। इसको ख़त्म कर दिया गया है। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। मैं जहां खड़ा हूं मैं आपको बता दूं, संतोष भाई ने जो विषय छेड़ा है कि भारत के संविधान को बदला गया था पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए, जिसको 73वें संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है और उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और उस अनुसूची में साफ साफ लिखा हुआ है 29 विषय जो जिसका दायित्व होगा ग्राम पंचायतों को। उसमें कृषि विस्तार, भूमि विकास, मंडी और बाजार, इसमें केंद्र और राज्य सरकारें कानून बनाएंगी लेकिन लागू करेंगी राज्य सरकारें। आश्चर्य रूप ये देखने में लग रहा है कि इस पूरे कानून में पंचायत नामक शब्द का इस्तेमाल भी नहीं है और ये संविधान की इतनी मजबूत व्यवस्था को नज़रअंदाज किया गया है, उल्लंघन किया गया है, जिसके कारण से इतनी बड़ी ये समस्या खड़ी हुई। लेकिन एक सवाल है, मतलब इस पूरे प्रकरण में अगर देखिए तो पंजाब और हरियाणा के किसान के अलावा दूसरे राज्यों के किसान में उस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है। नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है। मैं बताऊं कि हम लोगों के पास अभी भी अगर कोई अगर कहे तो संतोष भाई के माध्यम से मैं उड़ीसा के अपने अच्छे भाई का अकाउंट नंबर अभी मेरे पास आया है, वहां से 20,000 किसानों को लेके आ रहे हैं। उन्होंने मुझे SMS करवाया है कि भैया थोड़ा संसाधन मुहैया करवाइए। अभी रेलगाड़ियाँ इन लोगों ने बंद कर दिया है, लॉकडाउन में ये एक्ट लाए हैं। अब कोई किसान जब रेलें नहीं चल रहा है, बसें नहीं चल रही है, तो आप जानते हैं कि ये किसान के पास यहाँ पर 1000 रुपया पर डे खर्च करके आंदोलन करने की क्षमता बची है। अच्छा, अभी 26 जनवरी को इन्होंने जो कहा है कि हम दिल्ली कूच करेंगे, क्या पूरे देश के किसान इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं क्या 26 के इस मार्च में? मैं संतोष भाई आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि देश का हर किसान इस विषय पर साथ में है। और आपने ही एक बार इस दिन बातचीत में बताया था और कई लोगों ने मुझे बताया है, बिहार पटना से भी और यहाँ लखनऊ से भी फ़ोन मुझे आया है कि जब से ये आंदोलन चल रहा है तो जो चीज़ें बिहार के किसानों को 20 साल में नहीं मिली थी, यूपी के लोगों को 30 साल में नहीं मिली थी, इस आंदोलन के कारण आज सारी सरकारें, सारे DM, सब प्रशासन केवल और केवल किसानों के साथ खड़ा होने का जो एक विषय आप देख पा रहे हैं वो केवल इस आंदोलन का परिणाम है। ये अलग बात है कि सिखों ने और पंजाब ने लड़ने का जो लंबा इतिहास है उसने भारत के लोगों को, नई पीढ़ी को, इन लोगों के ऐसे जो कठोर लोग हैं, ऐसे अलोकतांत्रिक लोग हैं, उनके खिलाफ लड़ने का तौर तरीका। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि आप 2007 के एक्ट की भी बात कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री किस परिस्थिति में इसका प्रोविज़न किया MSP को लेकर, लेकिन जिस तरीके से सरकार पर बोझें बढ़ रही हैं, बीच का क्या रास्ता जिसमें किसान भी बचा रह जाए, किसान की ज़मीन भी बची रह जाए, मंडी भी बचा रह जाए, सरकार के ऊपर जो आर्थिक बोझ बढ़ रहा है वो बोझ भी ना बढ़े? आप लोग लगभग 40 वर्षों से इस पर काम कर रहे हैं, क्या विकल्प क्या हो सकता है? क्या आप मैं संक्षेप बताऊं। हाँ। एक तो भारत के संविधान के अनुसार जो 73वां संविधान संशोधन है जो 93 से लागू है, उसमें जब भी कृषि और किसानी की बात हो तो उसमें पंचायतों की भूमिका स्पष्ट रूप से दी जाए, क्योंकि भारत की संसद ने जब भी कोई ग्रामीण व्यवस्था के संबंध में कानून बनाया है, चाहे मनरेगा हो, चाहे पेशा एक्ट हो या भूमि अधिग्रहण हो, वो सेंट्रल एक्ट थे, लेकिन पंचायतों की उसे भूमिका रखी गई थी। इस एक्ट में ऐसा नहीं किया गया। पहले तो उसको कर दे। उसने एक नया इसमें बात कहा है, वी आर मेकिंग ए नेशनल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्टिंग एम्पावरिंग द फार्मर्स। इतना बड़ा झूठ है ये। आप 2007 का एक्ट देखिए, उसमें उस एक्ट में लिखा हुआ है सेंट्रल वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी एक्ट, उसमें एम्पावरिंग प्रोटेक्टिव शब्द नहीं है। लेकिन उस एक्ट को जब विस्तार से आप पढ़िएगा तो वो एक्ट वास्तव में किसानों को होल्डिंग कैपेसिटी, बाजार में खड़े रहने की ताकत देता है, होल्डिंग कैपेसिटी देता है। यह शब्द बहुत बड़ा है। उसमें एक पार्लियामेंट्री एक वर्ड है NWR, निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट। इसमें कहीं विस्तार से संतोष भाई मौका देंगे तो मैं बताऊंगा। लेकिन नहीं, देखिए वो उस पर हम चर्चा कर ही रहे। हम ये कह रहे हैं कि बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता यही है। हाँ, एक तो इम्प्लीमेशन का दायित्व इसमें पंचायतों को दिया जाए। ये सब बातें नहीं कही जाएं कि हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड बनाएंगे, जब किसानों के व्यापारियों के बीच में विवाद होगा तो एक नया बोर्ड बनेगा। पंचायतों से बड़ा बोर्ड क्या हो सकता है?
भारत की पंचायतें 6 लाख करोड़ रुपया खर्च करती हैं, 30 आयोग हैं, 100 एक्ट हैं, भारत और राज्य सरकार की 30 कानूनों के अप्रूवल देती हैं। इनसे बड़ा बोर्ड क्या हो सकता है? आप एक SDM भरोसा कर रहे हैं और इस संवैधानिक संस्था की कोई बातें नहीं कर रहे हैं। या तो आपको संविधान की समझ नहीं है, या आप जानबूझ के इस तरह की संस्थाओं को कमजोर करना चाहते हैं। ये एक्ट बन के कहां से आया है? मतलब आप चाहते हैं कि ये सारी जिम्मेवारी मतलब पंचायतों के अंदर हो जाए? नहीं, जी। पंचायतों का देखिए स्पष्ट है, भारत की पंचायतें कानून नहीं बना सकती हैं, लेकिन जब भी गांव की और 11वीं सूची की 29 विषयों की बात होगी तो उसको लागू करने का दायित्व जो है पंचायतों को दिया जाएगा। संवैधानिक व्यवस्था है। अगर पंचायतें कमजोर हैं, गलत दिशा में बढ़ रही हैं, तो ये सरकारों का जिम्मेवार है। नहीं, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन आप पंचायत को जिम्मेवारी दी जाए। एक सवाल आपने कहा कि एक मॉडल ये आ सकता है कि पंचायत को जिम्मेवारी दी जाए MSP को लेकर, या जो कुछ भी बातचीत नेगोशिएशन चल रहा है, इसके अलावा और क्या हो सकता है बेहतरी के लिए? मतलब आप ये बताइए कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल फंड है, लेकिन गांव में किसको रोजगार चाहिए नहीं चाहिए, ग्राम प्रधान ग्राम सभा तय करती है ना भाई। MSP किसको दिया जाए, फार्मिंग कैसे हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, क्या हो, एडवांस हो, ट्रेडिशनल हो, क्या हो, क्यों नहीं पंचायतें तय कर सकती है भाई? आप उनको सिखाइए, बताइए। आप बाजारों को मजबूत करने की जगह पे पंचायती व्यवस्था को मजबूत कीजिए भाई। और दूसरी चीज़ कि इसमें एक रास्ता और मजबूत है। आप 2007 का वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी एक्ट ईमानदारी से लागू कीजिए। कहीं भी कोई समस्या, कोई लायबिलिटी सरकार को नहीं आएगी। किसान बाजार से उचित लाभकारी मूल्य प्राप्त कर लेगा। भारत के 93 के संविधान संशोधन एक्ट का 2007 के इस WDR एक्ट को अगर लागू किया जाए तो किसानों को ये जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। यही दो कानून किसानों को कुछ भी देने के लिए सक्षम है। ये बवाल केवल इन दोनों कानूनों को नहीं समझते हुए उल्लंघन करने का कारण हुआ है। आज भी सरकार इन दोनों कानूनों पर विचार करें, कोई समस्या नहीं रहेगी। चलिए, ये इनका अपना एक अलग तर्क है कि पंचायत के माध्यम से भारत सरकार जो ये जिम्मेवारी ले रही है, या भारत सरकार जिस जिम्मेवारी के तहत इन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रही है, इस जिम्मेवारी को पंचायत के माध्यम से भी इसका एक समाधान निकाला जा सकता है। चलिए, अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अन्य कई और हम किसान नेताओं से इस संदर्भ में बात करेंगे कि विकल्प क्या है। लड़ाई थम चुकी है और 26 जनवरी को निर्णायक लड़ाई है, लेकिन देश में पहली बार किसान और सरकार आमने सामने है, और वो भी ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार और किसान दोनों इस देश के नागरिक ना हो। मतलब सरकार का व्यवहार कुछ ऐसा ही दिख रहा है, बातचीत का भी जो तरीका है वो, और जो किसान आंदोलनरत किसान हैं उनको भी सरकार पर उसी तरीके से भरोसा नहीं है जिस तरीके से अंग्रेज के ज़माने में सरकारों पर भरोसा नहीं हुआ करता था। ये एक अजीब विडंबना है, और हमारी कोशिश यही है कि बीच का क्या रास्ता हो सकता है, इस पर डिबेट हो और उस पर चर्चा हो। चलिए, फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं इस बड़ी बहस में, फिर हम चर्चा करेंगे किसी नए मेहमान, हम इस हिस्से पर और कई किसान नेताओं से हमारी बातचीत होगी, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हम इस बड़ी बहस में जो किसान आंदोलन चल रहा है उस इशू से जुड़े हुए अलग अलग व्यक्ति से हम ये जानना चाहते हैं, या जो इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं उनसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर समझौता का कोई गुंजाइश बचा है कि नहीं, क्योंकि दोनों आर पार के मूड में दिख रहे हैं। सरकार वार्ता कर रही है, इस तरीके से वार्ता कर रही है जैसे लग रहा है ये हमारे देश के किसान ना हो, किसी दूसरे देश के किसानों के साथ इनकी बातचीत चल रही है। वो और किसान कह भी रहे हैं कि इनका स्वभाव ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में जो स्वभाव था सरकारें की, ब्रिटिश सरकार की, उस तरीके से हमारे साथ ये व्यवहार कर रहे हैं। तो गांधी के इस देश में अगर ये चीज़ें चल रही हैं तो ये लोगों को भी समझना चाहिए कि आखिर मसला क्या है। और हम इस बड़ी बहस के दौरान अभी हमने जिन किसान नेता से आपकी बात कराई, उन्होंने MSP को लेकर कई पुरानी चीज़ों को उन्होंने याद दिलाई, साथ साथ 2007 के उस कानून की भी उन्होंने चर्चा की जिसको लेकर वो कह रहे हैं कि ये गारंटी जरूरी है। लेकिन इस पूरे आंदोलन का एक दूसरा पहलू ये भी है कि ये कहा जाता है कि ये खालिस्तानियों के द्वारा ये आंदोलन को फंडिंग किया जा रहा है, या फिर चीन का इसमें सहयोग है। ये भी एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। तो इस कड़ी में हम बातचीत के कड़ी में हम आपको एक ऐसे जांबाज सैनिक से भेंट कराते हैं जो अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, जो अगर उनकी हम बात करें तो वो कारगिल युद्ध में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। मुंबई में जो अटैक हुआ था, उस अटैक में नरमन पॉइंट पे जो अटैक हुआ, या फिर ताज होटल पे जो अटैक हुआ,
उस अटैक में एज ए कमांडो, एनएसजी के कमांडो की भूमिका आपने उस दौर में आपने देखा होगा, लाइव तस्वीरें देखी होगी, उसमें एक कमांडो के रूप में इनकी एक बड़ी भूमिका रही थी। हमारे साथ एक पूर्व सैनिक हैं जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनसे हम समझना चाहते हैं कि इस किसान और सरकार के बीच ये एक जवान की गुंजाइश कहाँ से बन गई? देखिए, जवान की गुंजाइश तो ऑब्वियसली रहेगी, क्योंकि जवान कहीं ना कहीं किसान का ही बच्चा है। और रही बात, जब घर में दर्द या परिवार में दर्द होता है तो उसको टिस होएगी। और ये सिर्फ अभी किसान का मुद्दा नहीं रहा है, जिस हालात में अब फिलहाल ये आंदोलन जा रहा है, तो ये तो मैं ये कह सकता हूँ अपने व्याप पे कि ये कम्प्लीटली जन आंदोलन है। और रही बात किसान की, तो किसान आंदोलन आज बोलने लगा है पूरा भारत, जिस हिसाब से आपने अभी बताया किसान आंदोलन, नहीं तो इसको कभी पंजाब का आंदोलन दिखाया गया, कभी खालिस्तानियों का दिखाया गया, कभी अलगाववादियों का दिखाया गया। तो इस हिसाब से यानी कि आंदोलन को तोड़ने के लिए जितने भी हथकंडे थे राजनीतिक पार्टियों के पास, यानी कि सीधे शब्दों में सरकार के पास, इन्होंने अप्लाई किए। पर अब इनको भी शायद समझ में आ रहा कि हैं तो किसान, पर अभी भी कुछ इस तरह की ये गलतियां करें कि कुछ लोग या चंद किसान या चंद लोग बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस तरह के इनकी बयानबाजी इनको बैकफुट पे भी लेके जा रही है। प्लस उसके बाद जो संवेदनाएं सरकार के लिए या जो रिस्पेक्ट और सम्मान एक सरकार के लिए डेमोक्रेसी के अंदर होता है, वो भी खोती जा रही है सरकार। और जिस हिसाब से मीटिंगें अब तक हुई हैं, इन मीटिंगों के दौरान जो भी निकल के आया है, कभी किसी तरह की बातें होती है, कभी किसी तरह की, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी आते हैं तो लोग उम्मीदें करते हैं कि कृषि मंत्री जी बैठे हैं और वहाँ पे कुछ न कुछ अच्छा होएगा कि आज किसानों के साथ मुलाकात हो रही है। लेकिन मैं पूरे देशवासियों को ये कहना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, जब एक कृषि मंत्री किसानों के साथ, अपने देश के किसानों के साथ चाय पीने के लिए भी वो अमित शाह गृह मंत्री जी के पास फ़ोन लगा के पूछते हैं कि मैं इन किसान साथियों के साथ या किसानों के साथ चाय पीऊँ या ना पीऊँ, तो जब उतना चाय पीने तक का डिसीजन लेने की पावर जब खुद के अंदर नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का वो डिसीजन ले पाएंगे। ये तो या तो कृषि मंत्री को छोड़ करके गृह मंत्री अमित शाह जी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद जब तक देश के किसानों के साथ 1-to-1 यानी कि टेबल पर बैठकर बात नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या का हल नहीं होगा। और इस समस्या का हल एक ही है कि ये जो कृषि के कानून, जिनको हम 3 काले कानून बोल रहे हैं, ये वापस होंगे, तभी जा करके देश का भला होगा, किसान का भला होगा, पूरे के पूरे जन का, पूरा आवाम का भला होगा, मेरे समझ से। लेकिन इस बीच वो मन की बात के सहारे हो या फिर भोपाल के किसानों के बहाने आप तक संदेश पहुंचा के उन्होंने कोशिश किया कि वार्ता का स्पेस हमेशा बचा हुआ है कि आप हमसे बात कीजिए, हम किसानों से बात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री भी कई बार आप लोगों से अपील की है, वो कह रहे हैं कि हम किसान को बेहतर एक स्पेस देना चाहते हैं देश के सामने, उस मंडी के बजाय हम पूरे देश में आप अपना सामान बेच सकते हैं, ये मौका हम दे रहे हैं। तो कुछ मंडी की जो राजनीति है, वो लोग इस आंदोलन को फंड कर रहे हैं या इस आंदोलन को दूसरे दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको प्रधानमंत्री के मन की बात हो या फिर जो मध्य प्रदेश के किसान को संबोधित करते हुए पूरे देश के किसानों के नाम उन्होंने संदेश दिया, उसके सहारे क्या आपकी जो समस्याएं हैं उससे कुछ समाधान की गुंजाइश नहीं दिख रही है? देखिए, पिछले 6 साल से प्रधानमंत्री जी लगातार अपने मन की बात करते आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी अच्छी बात है कि मन की बात कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, देश है और देश के अंदर उनकी जनता है, उनके ऊपर निगाहें होती है देश की, लेकिन कभी देश की जनता की मन की बात भी सुन लेनी चाहिए मेरी समझ से। और रही बात, जब किसानों को आप कॉन्फ्रेंस करके या किसी तरह आप आज की टेक्निक के जरिए उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह फेस टू फेस, तो दिल्ली के पास ही, अब तो दिल्ली से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पैदल भी जाओगे तो आपको 10 कदम चलते ही किसान मिलेंगे, तो आप उन किसानों से रूबरू होने की कोशिश कीजिए। तो मन की बात उन बुजुर्गों की भी सुन लीजिए। और अब तक पूरे देश के अंदर एक ज़ोर शोर से बातें चली कि 56 इंची सीना, 56 इंची सीना, और पूरे विश्व के अंदर इस बात को प्रयोजित किया है और बड़े ढंग से लोगों ने माना कि हाँ 56 इंची सीना हमारे प्रधानमंत्री जी का। अब आप ये देखिए कि लगभग 56 हमारे साथियों की शहादत हो चुकी है, बुजुर्गों की शहादत हो चुकी है, युवा लड़के जो कि 18-20 साल की जिनकी उम्र है, वो अगर अपनी शहादतें इस आंदोलन के अंदर दे रहे हैं, मैं नहीं मानता कि कोई अलगाववादी या कोई इस तरह का खालिस्तानी या कोई पाकिस्तान से फंडिंग हुआ ऐसा एक मजबून लेकर के इंसान बैठा है यहाँ पे तो वो लोग सिर्फ फसल की नहीं, अपनी नस्ल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब नस्ल यानी कि आने वाले अपनी पीढ़ियों के बचाने की बात हो तो देश के प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। और रही बात, अगर वो पूंजीवादियों के इतने प्रेशर में है तो कुछ टाइम के लिए मैं ये मानता हूँ कि उनको अपने इन सारी चीज़ों से बाहर निकल करके, सारे दबाव से बाहर निकल करके एक बार अपने देश के किसानों की आवाज़ सुननी चाहिए। अच्छा, क्या कोई गुंजाइश बची है क्या? मतलब कुछ बातचीत, जैसे सरकार जिस तीनों आप लोग अड़े गए कि तीनों कानून को वापस करिए, कुछ स्पेस, कोई स्पेस बचा है
कि आप चाहें तो उस कानून में क्या संशोधन चाहते हैं, या एमएसपी को लेकर जो बार बार कहा जा रहा है उस एमएसपी को लेकर कुछ आपके अंदर में हो कि भाई हम ये, क्योंकि सरकार भी ये कह रही है कि अब हमारे पास जो खाद्य संरक्षण नीति के तहत जो हमने प्रयोग किया वो प्रयोग अब हम पूरी तौर पर असफल हो चुके हैं। अब हमारे पास इतने ज़्यादा आर्थिक बोझ बढ़ रहे हैं इस वजह से, तो हम किसानों की फसल खरीदने में असमर्थ हैं। तो क्या किसान के पास कोई विकल्प है, कोई मॉडल है? आप लोग आंदोलन लगातार कर रहे हैं, कोई मॉडल है जिस मॉडल के सहारे सरकार तक ये कहना चाहे कि कोई अभी भी इस लेवल पर इस तरीके से आप बात करिए? देखिए, विकल्प की बात करें तो विकल्प तो एक ही आएगा, लास्ट में यही विकल्प होना है कि ये रिमूव ही करने पड़ेंगे। कारण बताता हूँ, क्योंकि अगर कृषि कानून जैसे 3 कानूनों की बात करते हैं, इन्होंने मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर बात की है। अगर उनके 3 बिंदु निकाल करके, यानी कि 3 बिंदुओं का जो है वो पहलू इतना है कि उस जो एक बिंदु यानी नंबर 2 पे जो है कि जिसके अंदर की बात की गई है कि कृषि कानून इस हिसाब से एप्लीकेबल होंगे, तो अगर उसी में अगर संशोधन कर देते हैं तो इस कानून की कोई वैल्यू ही नहीं रही, कुछ कानून ही नहीं बचा। तो कुल मिलाकर के इसमें अगर एक भी अमेंडमेंट करते हैं, एक भी संशोधन करते हैं, तो ये कानून निरस्त हो ही रहा है ऑटोमेटिकली। तो इसका तो एक ही विकल्प है, ये कानून ही हटाना ही विकल्प रहेगा। रही बात, अगर कानून कुछ देश के भले के लिए, किसान के भले के लिए लेके आने हैं, तो जो कृषि एक्सपर्ट या कृषि किसानों के जो अगुवाई करने वाले, किसानों के दर्द से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको भी अगर इस डेलीगेशन में शामिल कर लिया जाए तो ये कानून तो दोबारा ही बन सकते। कानून मेरे ख्याल में इंसानियत से ऊपर नहीं है, देश के आवाम से ऊपर नहीं है। कानून कोई भी बनता है देश की सुख सुविधा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। अगर कानून आज बने हैं तो वो उसी संसद के अंदर जिस हिसाब से ध्वनि मत से पास हुए थे या बने थे कोरोना काल में, तो वो तब्दीलियां हटाए भी तो जा सकते हैं। ये तो बड़ा सीधा सा एक क्वेश्चन है कि जब बनाने के लिए किसी से पूछताछ नहीं, किसी से बातचीत नहीं, तो हटाने में इतना बड़ा अड़ंगा क्यों? लेकिन एक सवाल है कि जिस सवाल को हम चाहेंगे कि आप भी देश के आवाम को सामने रखें। मंत्री भी कहते हैं, और जो अभी केंद्र में सरकार है, उन सरकार के जैसे हमारे ही राज्य के जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं, उनका कहना है कि पंजाब और हरियाणा के छोड़ के दूसरे राज्यों के किसान को कोई परेशानी नहीं है वो वहाँ, जबकि हमारे यहाँ बिहार की अगर बात करें 2006 में ही एमएसपी खत्म हो चुका है, वहाँ पे ये व्यवस्थाएं नहीं है, फिर भी किसान खुशहाल। अगर वो नाराज रहते तो आज सड़कों पर रहते। ये एक सवाल चलाने की कोशिश हो रही है कि ये सिर्फ मसला पंजाब और हरियाणा के किसानों से जुड़ा हुआ है, और वो वहाँ की जो मंडी की राजनीति है उस राजनीति के तहत ये चीज़ें चलाई जा रही है। क्या वाकई में ये चीज़ें हैं? देखिए, ये जितने भी नैरेटिव बनाए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को गुमराह करने की बात है। रही बात जिस हिसाब से काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल या देश के मीडिया की बात करें, वो इस चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सरकार किसानों का भला चाह रही है, पर वास्तव में जो वहाँ पे कुछ लोग अड़ियल स्वभाव से बैठे हैं वो भला नहीं होने दे रहे हैं या उन किसान कानूनों के बीच में आ रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों से अपील करना चाह रहा हूँ। हम लोग अभी हफ्ता भर पहले पटना बिहार में गए थे, तो वहाँ के जब किसानों से मिले और उसके मिलने के बाद जब वहाँ पे पता चलता है किसानों के हालात कितनी दयनीय है, कितनी बुरी हालत है, और जब वो उसके बाद उन लोगों ने एजिटेशन का एक किस्म से समर्थन किया या वो लोग सड़कों पे आने की कोशिश कर रहे थे, तो उस टाइम पे भी बिहार की सरकार ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन इसके बाद जिस भी आप स्टेट में जाओगे, जहाँ पे भी आप लोगों से मिल रहे हो, चाहे गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ पे अगर कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो उनको दबा लिया जाता है। काफ़ी जगह पे तो किसानों की ये हालात है, ये दयनीय स्थिति है कि वो विरोध भी करने की स्थिति में नहीं, वो सरकार के सामने एकजुट होकर के अपनी आवाज़ उठाने की स्थिति में भी नहीं है। अगर आज दिल्ली के सराउंडिंग ये लोग इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं, कर्नाटक से लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रास्ते में रोक रहे हैं, यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हैं उनको एक इस किस्म से पेश किया जा रहा है जैसे अलगाववादी हैं, जैसे चंद लोग हैं। तो ये बड़े सोचने की बात है कि अगर आज किसानों को इस तरह से तोड़ दिया जाएगा, बैकबोन का काम करता है किसान हमारे देश के लिए, अगर इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जाएगा, देश का चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा बिल्कुल। अच्छा, तो क्या लगता है कि 26 जनवरी को जो एक आप लोगों ने स्लोगन दिया है, दिल्ली चलो, बिहार से भी बहुत सारे किसान ट्रैक्टर से रवाना हो रहे हैं, अन्य राज्यों से भी आ रहे हैं। गणतंत्र दिवस है और ऐसे राष्ट्रीय पर्व के मौके पर जिस तरीके से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसे पर्व पे उन्हें इस तरह के आंदोलन से परहेज करना चाहिए? ये राष्ट्रीय पर्व है, इस मौके पर देखिए राष्ट्रीय पर्व और हम एक सैनिक हैं, हमारे लिए तिरंगे से बढ़ के अपनी ज़िंदगी भी नहीं है और ना कभी होगी। लेकिन रही बात 26 जनवरी के, हम गणतंत्र दिवस के, हम बिल्कुल इसके हक में है कि हमारे देश का तिरंगा सदैव ऊंचा रहे, उसके लिए हम अपनी जान की बाजी लगाते रहें। लेकिन अगर इसी मौके पर किसान इतने दुखी हैं, इतनी उनकी आत्माएं रो रही हैं, वो लोग अपने जान खो रहे हैं, इतनी जान चली गई, उनके लिए एक शब्द तक नहीं आया सरकार का कि हमारे को दुख है या एक संवेदना का एक शोक भी नहीं प्रकट किया,
तो रही बात 26 जनवरी को, अगर आप बोल रहे हो कि ट्रैक्टरों का मार्च करें या ये लोग दिल्ली पहुंचने की बात करें हम लोग, तो कहीं ना कहीं हम भी देश का हिस्सा हैं। और रही बात वहाँ पे हुड़दंगबाजी या कुछ इस तरह का प्रदर्शन करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने तिरंगे के साथ अपनी आवाज़ रखने के लिए वहाँ पे ये लोग जाने की बात कर रहे हैं, हमारे साथी जितने भी हैं। और तिरंगा सर्वोपरि रहेगा, तिरंगा हाथ में रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक सरकार को इस इशारे से समझना चाहिए कि देश के जो जांबाज किसान हैं, जिनकी नस्लें, जिनकी औलादें आज देश की सरहद पे अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा कर रही हैं, तो तिरंगा तो उनके लिए मेरे ख्याल में देश और तिरंगा तो अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने सब चीज़ों से बढ़कर के, अपनी ज़िंदगी से बढ़कर है। तो ये तो हम लोग बिल्कुल गणतंत्र दिवस का सम्मान करते हैं। और उस उपलक्ष्य में अगर एक सेलिब्रेशन के तौर पर या आवाज़ उठाने के तौर पर, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोग तिरंगे के साथ जा रहे हैं, तो सरकार को मेरी समझ से इस चीज़ को इस तरह से समझना चाहिए कि हम बड़े दुखी हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं या पूरे के पूरे देश को जो गड्ढे में ले जाने वाली बातें हैं कानून के जरिए, तो इसको हटाने की ज़रूरत है। सरकार कहती है कि तालियां दोनों तरफ से बजती हैं, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किसान की तरफ से कोई इस तरह से बातचीत के लिए या फिर वो इसी एक ही बात पे अड़े हुए हैं, जबकि हम कह रहे हैं कि हम लिखित आश्वासन दे रहे हैं कि एमएसपी हम नहीं हटाएंगे। तो जब दोनों हाथ से ताली बजाने की बात आती है तो फिर एक हाथ अस्थिर क्यों हो जा रहा है? ये तो स्पष्ट रूप से यही बात हो गई कि किसी आदमी को आप मारना चाह रहे हो, उसको बोल रहे हो आपको गला काट के मारूं, आपको गला काट के मारूं या गोली से मारूं, अब आप सिलेक्ट कीजिए। बोले कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, आप कम से कम हम एक चीज़ के लिए मानने के लिए तैयार हैं, आप भी एक चीज़ मानिए। तो कुल मिलाकर के वो आत्महत्या वाली बात है। कोई भी चीज़ अगर एक सब्जेक्ट के ऊपर भी हम लोग अगर अपनी बात ये रखें कि नहीं आप ये कर लो, तो आत्महत्या वाली बात है। मर हम ही रहे, किसान ही मर रहा है। और ये सिर्फ किसान नहीं, ये जो कानून है, कृषि कानून की बात है, किसान तो सिर्फ अपनी फसल बेचते हुए रोएगा। मैं पूरे देश की जनता को ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि उसी फसल को जब, चाहे आप किसी रोजगार से संबंध रखते हो, चाहे आप मजदूरी कर रहे हो, चाहे आप बड़े रोजगार कर रहे हो, छोटे व्यापारी हो, जब उसी फसल को आप किसी मॉल से खरीदोगे या किसी कंपनी से खरीदोगे, तो वो जो 20 रुपये केजी की चीज़ आपको 100 रुपये केजी मिलेगी। जैसे आज मॉल के अंदर आप किसी भी चीज़ का रेट जा करके देख लीजिए, तो किसान एक बार रोएगा और पूरी जनता है, पूरे देश की जनता बार बार रोएगी। इस कृषि कानून के सिर्फ और सिर्फ किसानों पे बुरे असर नहीं जा रहे, पूरे देश पे जाएगा, पूरा देश टूट रहा है। संभाल लीजिए, हम तो ये बार बार दरख्वास्त करते हैं। मतलब लड़ाई आर पार की है? लड़ाई नहीं है ये आर पार की, ये सिर्फ मांग है और मर जाने तक की है। मतलब कोई समझौता की कोई गुंजाइश नहीं? समझौता है, समझौता या तो हमारी जान ले लो। मतलब मैं आपको जैसे अभी बता रहा था कि मारने के लिए हमारे को 2 तरीके दे दिए, अब बोल रहा है कि एक तरीके पे बात करो, हम एक को पीछे कर लेते हैं। मरना तो हमारे को है ही लास्ट में, तो इसमें तो गुंजाइश है ही नहीं। अगर आप हमारी ज़िंदगी चाह रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि ये लोग आत्महत्या ना करें, हम इनको मरने के लिए विवश ना करें, यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो दोनों तरीके में से कोई भी तरीका ठीक नहीं है। तो ये दोनों चीज़, मतलब वो एक एग्जांपल है, यानी कि कृषि कानून कंप्लीट आपको रिमूव करने होंगे, तभी देश का किसान बच सकता है, तभी देश की जनता बच सकती है। यह देश किसानों का देश है, ये हर कोई जानता है। आज भले हम पत्रकार हैं, ये सैनिक हैं, ये भी किसान के बेटे हैं, हम भी किसान के बेटे हैं। तो ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति किसान का बेटा है, जो आज देश के किसी न किसी सर्वोच्च पद पर बैठा है। तो उन चीज़ों को भी समझना चाहिए कि ये लड़ाई किसी दूसरे राज्यों के आतंकवादियों से या किसानों से नहीं है। ये लड़ाई हमारे इस देश के किसान सड़कों पर है, और इस कड़ाके के ठंड में वो सड़कों पर है। और सरकार कह रही है कि हम किसानों के लिए ये कानून लाए हैं। तो आखिर किसान की नाराजगी किस बात को लेकर है, इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। और इस बड़ी बहस के सहारे हम इन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश की कि आखिर ये गतिरोध कहाँ पे है। और हमें लगता है कि ऐसे गतिरोध को लेकर सरकार को कुछ सकारात्मक चीज़ें लेकर सामने आनी चाहिए, और वार्ता का गुंजाइश हर वक्त बनी रहे, ये कोशिश होनी चाहिए। चलिए, इस बड़ी बहस को अब यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।